गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आशा। तो आशा वर्कर्स को जो है WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है। तो उनको जो है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया है बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, तो WHO ने एक्नॉलेज किया है कि आशा जो वर्कर्स थे उन्होंने हाउस होल्ड को हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ लिंक करने में बहुत अच्छा एक रोल निभाया है। और जो है हाउस टू हाउस सर्वे करना, वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मेजर्स में जो है आशा वर्कर्स का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में आशा वर्कर्स के बारे में देखते हैं। तो आशा वर्कर्स कौन होती हैं? तो एक्चुअली ये ट्रेंड फीमेल हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं इंडिया में, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है इनका? रूरल एरियाज़ में कोई भी विमेन रेजिडेंट जो कि 25 से 45 साल के एज ग्रुप की हैं और वो लिटरेट हैं, मतलब या तो उनकी फॉर्मल एजुकेशन क्लास 8 तक हो गई हो या फिर उनकी इवन वो 10th स्टैंडर्ड तक भी अगर क्वालिफाइड है तो वो आशा वर्कर बन सकती हैं। अर्बन एरिया में क्राइटेरिया होता है कि विमेन रेजिडेंट होनी चाहिए उस वल्नरेबल क्लस्टर की, और उनके पास गुड कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है लगभग 10.5 लाख आशा वर्कर्स कंट्री में जो है एग्जिस्ट करती हैं, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और इनका जो है हमारा ये मोटिव है कि हम हर 1000 लोगों पर जो है एक आशा वर्कर जो है वो जो है एटलीस्ट कंट्री में लेकर आएँ। तो अब ये कहाँ से आइडिया आया था आशा वर्कर्स को बनाने का? तो एक्चुअली छत्तीस गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, मितानिन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत उन्होंने सोचा कि हर 50 हाउस होल्ड्स का एक कम्युनिटी वर्कर जो है वो देखभाल करेगा। तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी यही क्राइटेरिया रखा कि एक लोकल रेजिडेंट होना चाहिए और वो 200 हाउस होल्ड्स को लुक आफ्टर करेगा। ऑफ कोर्स टारगेट ये था कि वो इवेंचुअली 50 हाउस होल्ड्स को के लिए एक कम्युनिटी वर्कर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसा करते हुए उन्होंने एक न्यू कार्डर ऑफ स्किल्ड लोकल वर्कर बना दिए, और इसी को ही जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नेशनल लेवल पर लेकर आई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2006 के अंडर। ठीक है, तो ये पूरा ऑल फीमेल कार्डर है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का। और हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये कहता है कि हम हर विलेज में एक जो है ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट जो हैं उनको लेकर आएंगे, और जो कि विलेज से ही होंगी और विलेज को ही अकाउंटेबल होंगी। ठीक है, तो हेल्थ को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, हेल्थ केयर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए आशा वर्कर्स जो है प्रोग्राम लेके आया गया था। ठीक है, उसको अब WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है। तो ये आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके गवर्नेंस के लिए, क्योंकि हेल्थ जो है आपका गवर्नेंस के ही जो GS2 आपका है उसके अंदर ही आता है। तो गवर्नेंस के अंदर हेल्थ जो सब टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ताइवान डिस्प्यूट। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि भी US प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो मिलिट्री फोर्स का यूज़ करेंगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए। वो अलग बात है कि इस स्टेटमेंट को देने के कुछ देर बाद वो अपनी स्टेटमेंट से बैक ट्रैक कर गई, बट दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। US प्रेसिडेंट जो हैं वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को बैक ट्रैक कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, चाइना पे खासकर जब भी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं और चाइना से अगर कोई जो है ऑफेंसिव या फिर कोई जो है ऐसी स्टेटमेंट आ जाए उसके रिटेलिएशन में, तो US प्रेसिडेंट जो है वो टो डाउन हो जाते हैं या को डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ताइवान की हम लोकेशन देखते हैं पहले तो मैप में। तो आप देख रहे हो फिलीपींस के ऊपर पड़ता है, चाइना के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर ये ताइवान पड़ता है। इसकी कैपिटल है ताइपी। ठीक है, तो चाइना और ताइवान को क्या जो है वो जो है सेपरेट कर रहा है वो है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेंशन्स क्रिएट होंगी तो ताइवान के लिए सही नहीं है। चाइना जो है वो हो सकता है कि चाइना जो है आने वाले कुछ टाइम में, कहा जा रहा है ऐसा कि ताइवान के ऊपर चाइना कुछ टाइम में अटैक कर सकता है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है। ठीक है, सो अब बैकग्राउंड देखते हैं इसका थोड़ा सा। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक 239 AD के टाइम पर एक चाइनीज़ एम्परर ने एक्सपीडिशनरी फोर्सेस भेजी ताइवान को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यही जो है आर्गुमेंट बीजिंग इस टाइम पर देता है और कहता है कि जो ताइवान है वो उनकी टेरिटरी है। एक टाइम पर वो डच कॉलोनी भी रही है ताइवान, 20 कुछ साल के लिए, 20-30 40 साल के लिए। लेकिन
कम से कम 200 साल के लिए चाइना की किंग डायनेस्टी ने 1683 से 1895 तक ताइवान के ऊपर रूल किया है। 1895 में क्या चेंज आया? 1895 में जब फर्स्ट चाइना और जापान की वॉर हुई तो किंग गवर्नमेंट जो है उन्होंने हार कर ताइवान जो है वो जापान को दे दिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो जापान गवर्नमेंट जब हारी तो जापान ने सरेंडर किया और जो है ताइवान जो है वो चाइना को वापस दे दिया। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, जब चाइना के पास वापस आ गया तो चाइना में अपनी जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपनी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। आपको याद होगा जब चाइना ने सरेंडर किया था तो जापान ने सरेंडर किया था तो हुआ क्या था कि चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो है वो सिविल वॉर हुआ था। लेकिन उससे पहले की एक जो है डेवलपमेंट थी, चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी जो थी कुओमिंटांग जिसको हम कहते हैं, वो ऑलरेडी ताइवान में चली गई और उसने यूएस और यूके के कंसेंट से वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली और वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से वो उसको चाइना मानते थे, वो उसको कहते थे कि ये जो ताइवान में जो वो गवर्नमेंट बनाई उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना बनाई। वहाँ से उन्होंने मेनलैंड चाइना जो आपका ये बड़ा चाइना है इसके ऊपर यहाँ से अटैक किया, इसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से छुड़वाने के लिए और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि जो है इसके ऊपर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो बना सके। ठीक है, तो यूएस और यूके के मुताबिक क्या हुआ कि जो अभी तक ताइवान वाला एरिया है जो वहाँ पर गवर्नमेंट है वो ही चाइना है असली, और इसको जब तक कम्युनिस्ट को जब तक छुड़वा नहीं लेते तब तक ये एक तरह से इसका स्टेटस कोई जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि चाइनीज़ सिविल वॉर जब ये हुई तो चियांग और जो उसकी गवर्नमेंट थी कुओमिंटांग गवर्नमेंट, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं लड़ पाई। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में माओ जेडोंग जो है वो पावरफुल इमर्ज हुए और उन्होंने जो है चियांग काई शेक की जो गवर्नमेंट थी, चियांग काई शेक जो है उनको वहाँ से निकाल कर ताइवान में ही सीमित कर दिया। तो लेकिन यूएस और यूके अभी तक जो है इसको ताइवान वाले एरिया को ही चाइना मानते रहे, वो इस कम्युनिस्ट पार्टी वाले एरिया को जो मेनलैंड एरिया है इसको चाइना नहीं मानते थे। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये आपका ताइवान वाला एरिया जिसको आप रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया चियांग काई शेक की गवर्नमेंट ने, उसको जो है चाइना माना गया और उसी को ही जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो है वो जो है ताइवान को ही रिपब्लिक ऑफ ताइवान का नाम आपको पता है अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही एक्चुअल चाइना मानकर उसको यूएनएससी की सीट दी गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि बहुत सारी कंट्रीज़ इसको मानती रहीं अंटिल 1971 जब यूएस गवर्नमेंट ने जो बीजिंग जो आपकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो मेनलैंड चाइना है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और ये रिकग्नाइज़ किया कि असली चाइना यही है और जो ताइवान है वो उसका एक प्रोविंस है। ठीक है, तो एक तरह से ये बैक ट्रैक हो गया, यूएस ने जो है चाइना के साथ डील कर ली बीजिंग के साथ और ताइवान को जो रिकॉग्निशन था वो छीन लिया, जो उसकी यूएनएससी सीट थी वो भी छीन कर जो है बीजिंग वाले जो चाइना है उसको दे दी। ठीक है, तो तब से जो है 1971 से बीजिंग जो है वो मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो असली यूएनएससी का जो है वो हकदार बन गया। ठीक है, 1971 से जो है बीजिंग जो है वो अब यूएनएससी का मेंबर है। और जो चाइना क्या रिगार्ड करता है ताइवान को वो कहता है कि वो एक इसका ब्रेक अवे प्रोविंस है और आने वाले किसी टाइम में ताइवान जो है उसको चाइना कैप्चर करेगा, चाहे उसके लिए उसको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन ताइवान क्या आर्ग्यू करता है कि वो एक सोवरेन स्टेट है, उसका एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उनके पास अपने ट्रूप्स भी हैं, तो इसीलिए वो अपने आप को चाइना से सेपरेट मानते हैं। लेकिन आप एक मज़े की बात ये देखो कि जो कुओमिंटांग जो वहाँ पर अभी भी पार्टी है वहाँ पे ताइवान में, वो आज जो पहले आपके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लड़ती थी, जो लड़कर वहाँ से भागकर यहाँ पर ताइवान में आई थी, आज ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि कुओमिंटांग पार्टी जो है KMT वो अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होने को जो है वो आर्ग्यू करती है। ठीक है, तो उसके भी बहुत से रीजंस हैं, उसको हम इस टाइम पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको हम उसी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ताइवान की जो रिकॉग्निशन है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना की रिकॉग्निशन है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को के पास चली गई है। तो यही जो है अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि ताइवान को कुछ टाइम में जो है चाइना कहीं अगर कैप्चर करने का ट्राई करता है तो यूएस उसमें क्या रोल प्ले करेगा, तो यूएस की क्या स्ट्रेटजी है ताइवान के लिए। तो एक्चुअली जब 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन जो है उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, प्रेसिडेंट निक्सन नहीं थे, प्रेसिडेंट जो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो थे, उन्होंने
इसको ताइवान को की बजाय बीजिंग को जब रिकॉग्नाइज कर लिया था 1971 में, तो उसके बाद 1979 में ताइवान को भी जो है वो प्लेकेट करना ज़रूरी था। तो ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया गया। उसके अंदर ये क्लियरली लिखा गया कि यूएस जो है वो तभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ताइवान है उसका जो फ्यूचर है वो पीसफुल मीन्स से ही डिटरमिन किया जाएगा। तो अब सोचो, अगर चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्रीली अटैक कर देता है तो ताइवान रिलेशंस एक्ट का ये जो मेन प्रीमाइज या जो मेन प्रोविजन है उसी को वो वायलेट कर देगा। तो इस केस में यूएस जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ रिलेशंस कैसे बना पाएगा, क्योंकि ताइवान रिलेशंस एक्ट में तो ये कहा गया था कि हम बीजिंग के साथ तभी रिलेशन बनाकर रखेंगे अगर वो ताइवान के जो है डिसीजन को वो पीसफुली रिजॉल्व करेगा। लेकिन अगर चाइना जो है वो पीसफुली रिजॉल्व नहीं करता है तो यूएस का जो बेसिक प्रीमाइज है, यूएस का जो बीजिंग के साथ रिलेशन है वो तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यूएस ने अपने आप को कमिट किया कि वो ताइवान को मिलिटरीली डिफेंड करेगा। ठीक है, यूएस जो है लेकिन स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी की पॉलिसी फॉलो करता रहा है। उसने कभी ये क्लियर नहीं किया कि वो क्या अपने ट्रूप्स वहाँ पर भेजेगा इन केस ऑफ चाइनीज़ अटैक या वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। तो एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी की पोजीशन जो है वो यूएस बनाकर बैठा है। ठीक है, तो चाइना जो है जो यूएस है बाय लॉ उसको उसके ऊपर ये एक रिक्वायरमेंट है कि उसको ताइवान को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन किस तरह से प्रोटेक्ट करना है इस चीज़ में जो है वो एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी है। ठीक है, तो यूएस इसी एक्ट के अंदर ही यूएस ने वहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान भी खोला है जो कि एक तरह से डी फैक्टो वहाँ पर यूएस की एम्बेसी है ताइवान में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि यूएस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को छोड़कर, मतलब ताइवान को छोड़कर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना कब माना। ठीक है, कैसे माना? तो एक्चुअली इसके लिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी का भी जो आप कह सकते हो कि जो प्रेमाइज है वो कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जब सोवियत यूनियन और एक्चुअल जो आपका ये बीजिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट आया, तो यूएस में ये एक थॉट आया कि हम सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे बनाते हैं या चाइना के साथ हम रिलेशंस बनाने शुरू करते हैं। तब 1971 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो है वो जो है काम में आई। ठीक है, तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस साल जो है 1971 में अमेरिका के टेबल टेनिस प्लेयर्स जो हैं वो मेनलैंड में गए और वो एक मीडियम बने दोनों साइड्स की गवर्नमेंट का कांटेक्ट करवाने में। तो उस टाइम पर 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है वो चाइना गए और उन्होंने वहाँ पर जो है कहा कि दोनों साइड का जो चाइना, जो ताइवान स्ट्रेट के इस साइड जो ताइवान है वो भी, और जो इस साइड जो आपका मेन लैंड है वो भी एक ही चाइना है, और यूएस जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसी से ही जो है ताइवान की जो सीट जो थी वो भी ऑलरेडी चली जा चुकी थी, और इसके बाद जो है यूएस ने वन चाइना पॉलिसी जो है वो अपना ली। तो अब वन चाइना पॉलिसी क्या है यूएस की? यूएस की वन चाइना पॉलिसी ये है कि जो मेनलैंड चाइना है और जो ताइवान है वो एक ही है, वो चाइना ही है। लेकिन अब आपका जो ताइवान रिलेशंस एक्ट ये कहता है कि उस चीज़ को स्थापित करने के लिए, मतलब ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए, अगर बीजिंग जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मिलिट्री का यूज़ करती है या फिर पीसफुली उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर जो है मिलिट्री या फिर वो एग्रेशन का यूज़ करती है और पीसफुल मींस के बजाय कोई और मींस यूज़ करती है, तब जो है अमेरिका जो बीजिंग के साथ रिलेशन जो है वो नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसलिए एक बहुत ही एम्बिग्यूटी है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका क्या पोजीशन लेगा। अभी बाइडन जो है उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि अमेरिका जो है वो मिलिट्रीली डिफेंड करेगा ताइवान को, लेकिन फिर जो उनके वाइट हाउस के स्टाफ हैं उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि हमने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मिलिट्री डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे, बट हम उनको डिफेंड करेंगे। तो जब स्ट्रेटजिक क्लैरिटी देने की बात आई, जब बाइडन जो है उन्होंने स्ट्रेटजिक क्लैरिटी देने की कोशिश की, उसके कुछ ही देर बाद जो है वाइट हाउस ने, और इवन फिर बाद में बाइडन जो है उन्होंने भी स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी की जो पोजीशन दोबारा से रीइंस्टॉल कर दी। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि जो है यूएस कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है इस पोजीशन पे कि वो क्या करेगा इन केस अगर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है।
ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टॉपिक है और सोशल इश्यूज़ का भी टॉपिक है। तो ये वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जो है वो ILO ने जो है अभी रिसेंटली निकाली है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ग्लोबली वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में ड्रॉप हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3.8% हमको प्री क्राइसिस जो है लेवल पर ड्रॉप देखने को मिला। इसका मतलब लगभग 112 मिलियन फुल टाइम जॉब्स का डेफिसिट है वर्ल्ड वाइड। उसके रीजंस वो ये दे रहे हैं कि एक तो इन्फ्लेशन हो रहा है, फाइनेंशियल टर्बुलेंस है, डेट स्ट्रेस है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, यूक्रेन की वॉर है, और भी बहुत सारे रीजंस उन्होंने बताए हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि इस साल में और ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स हैं वो जो है वो कम होते जाएंगे, और जो है एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और बढ़ने वाली है। ठीक है, इवन वो जेंडर गैप आवर्स भी कह रहे हैं कि जो है जो बढ़े थे पैंडेमिक के टाइम पर वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, और ये आपके UN से पहले से ही एस्टेब्लिश हुई थी, जब आपका ट्रीटी ऑफ वर्से जब तो जो थी आपकी साइन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। ठीक है, तो आपका जो लीग ऑफ नेशंस था, जो यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंडर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो 1919 में इसको बनाया गया था। इसमें लेबर ये ILO जो है आपके लेबर स्टैंडर्ड्स ग्लोबली सेट करता है, पॉलिसीज़ बनाता है कि कैसे डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन एंड मैन जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पर, एम्प्लॉयर्स लेवल पर और वर्कर्स लेवल पर जो है काम करता है, और इकोसॉक का ही जो है ये एक पार्ट है। ठीक है, इकोसॉक जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही इसकी ILO की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, तो अब ये हर साल 2 रिपोर्ट्स जो है, जो मेजर इसकी 2 रिपोर्ट्स वो पब्लिश करता है। एक तो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, और दूसरी है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब इंडिया का जो है कैसा रिलेशन रहा है ILO से, तो एक्चुअली इंडिया ने 2 कन्वेंशंस जो है ILO के उनको साइन नहीं किया है। पहला ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन, दूसरा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। इसको साइन दोनों को नहीं किया इंडिया ने। क्यों नहीं किया है और क्यों रेटिफाई नहीं किया है? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की और स्ट्राइक करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अगर हमने रेटिफाई कर लिया होता इन कन्वेंशंस को, तो हमको ये राइट्स जो है अपने सिविल सर्वेंट्स को देने पड़ते, जो कि इंडिया को मंजूर नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया गैस एक्सचेंज। तो इकोनॉमी का आपका टॉपिक है ये। तो ONGC जो है वो फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनी है इंडिया में, जो कि इंडिया गैस एक्सचेंज पर अपनी डोमेस्टिक गैस को ट्रेड करेगी। तो कौन सी गैस को ट्रेड करने वाली है ONGC? जो ONGC कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो गैस निकाल रही है उसको इंडियन गैस एक्सचेंज पर वो ट्रेड करेगी। तो ONGC के बारे में थोड़ा सा देख लो। इंडियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी ओनर है। 1956 में इसको बनाया गया था, और 2010 में इसको महारत्ना स्टेटस भी गवर्नमेंट ने दे दिया है। ठीक है, अब इंडिया गैस एक्सचेंज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ही इसको लॉन्च किया था। एक प्लेटफॉर्म है जो कि नेचुरल गैस की डिलीवरी देने के लिए जो है बनाया गया है। होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया की एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म की। फुली ऑटोमेटेड है, वेब बेस्ड इंटरफेस है। एक तरह से जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, वैसे ही गैस के लिए कि आप इसको स्टॉक मार्केट कह सकते हो या मार्केट कह सकते हो इसको एक्चुअली। इसमें क्या होता है कि इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसको रीगैसीफाई किया जाता है और उसको सीधा बायर्स को बेचा जाता है। तो मतलब आपको बायर्स को और सेलर्स को एक दूसरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस गैस एक्सचेंज में जाके गैस को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें नेक्स्ट डे डिलीवरी तक के भी प्रोविज़न है, और अप टू अ मंथ जो है गैस डिलीवरी के भी प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो एक तरह से मार्केट बना के दी है ऑनलाइन, जिस पे आप गैस में ट्रेड भी कर सकते हो, और गैस को सेल भी कर सकते हो और गैस को परचेज भी कर सकते हो, तो मतलब ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BMPT। तो आपका सिक्योरिटी सेक्शन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम BMPT को वहाँ पर डिप्लॉय किया है यूक्रेन में, बिकॉज जो है वो अपने टैंक्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसका नाम जो बहुत ही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बोयावाया मशीना पोडेर्जी टैंकॉव, ये रशियन नेम है। ये एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। तो एक्चुअली क्या होता है कि रशियन टैंक्स के ऊपर अगर एनिमी इन्फेंट्री अटैक करता है तो उन रशियन टैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए BMPT का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वेपन्स लगाए गए हैं जिससे कि
मल्टीपल डायरेक्शंस में जो है अटैक किया जा सकता है, और जो है अगर कोई उनके टैंक्स को पे अटैक कर रहा है तो इवन कोई जो इन्फेंट्री पर्सोनल भी यूक्रेन के हैं जो कि एंटी टैंक वेपन लेके रशियन टैंक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको जो है ये BMPT जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is ASHA workers or ASHA. Okay, so World Health Organization has recognized India's 4 lakh ASHA workers, that is accredited social health activists, as global health leaders. Okay, because of their contribution during the COVID-19 pandemic. So they have received this Global Health Leaders Award for the year 2022, and WHO has acknowledged that ASHA workers have facilitated linking households to health facilities. They have played a pivotal role in house-to-house surveys, vaccination, public health, and even reproductive and child health measures, especially during the pandemic period. So let us see something about ASHA. So this topic is important for your governance section because your health subtopic comes under the governance section, that is paper 2 of GS. So ASHA is basically a trained female community health activist, and they are the key components of National Rural Health Mission of India. Okay, so how they are selected? So basically they are selected from rural areas. If they are a women resident of that rural area, they must be in the age group of 25 to 45 years. They must be literate. So these are some selection criteria for ASHA workers. In urban areas, ASHA must be a women resident of that vulnerable cluster, and she should have good communication and leadership skills. Okay, so about 10.4 lakh ASHA workers across the country are working in India. So Uttar Pradesh has the highest number of ASHA workers. So the aim of NRHM is to have one ASHA for every 1,000 persons or per habitation. Okay, so where did this ASHA concept originate? So actually it originated from the Chhattisgarh's Smitanin program, in which the community workers, the local residents, were looking after 200 households, and the aim was to look after 50 households per community worker. And so basically public health was to be ensured by delivering basic health facilities to the households through these local community workers. And this basically led to the development of the proliferation of new cadre of skilled local workers, and that's why the union government at the national level incorporated this all female cadre of community health workers under the National Rural Health Mission. Okay, so the aim of NRHM, of course, is to provide every village in the country with a trained female community health activist, ASHA, which would be selected from that village itself, and she would be or that actually that cadre would be accountable to that village only. Okay. So the next topic is Taiwan dispute. So this topic is important for your international relations section. So US President Joe Biden recently indicated that he would be using military force to defend Taiwan in case it is attacked by China. So this sadly Biden later reneged on his promise, and he backtracked on this statement after it was given a thought by his office. So anyways, he is used to backtrack on his statements, so it is not any surprise to us. So anyways, without going much into the political side of this statement, we should see what is this Taiwan dispute. So actually Taiwan, so let us see the location of this Taiwan. Okay, so Taiwan is located above Philippines, and it is located just right to the southeastern coast of China. Okay, so or it is located at the eastern side of China. So Taiwan is separated from China through this Taiwan Strait. Okay, so what is the dispute, or what is the background of this dispute? So Chinese government has claimed that in 239 AD, a Chinese emperor sent his expeditionary forces to explore that area,
and this evidence is used by Beijing to back its territorial claim over Taiwan. Okay, Taiwan has remained a Dutch colony for a brief period, but it was administered by China for about 200 years, and when the Qing dynasty was ruling China, it was ruled by that dynasty. Okay, so in 1895, when the first Sino-Japanese War occurred, the Qing government of China lost to Japan, and it had to cede Taiwan to Japan. Okay, so after World War II, Japan had to surrender, and it had to relinquish its control over Taiwan to back to China. So basically, what happened is that when this control was relinquished back to China, China entered into a civil war phase. You know that once China got independent, China had two parties. So first was, of course, Chinese Communist Party, and the next one was Chinese Nationalist Party, that is the Kuomintang. So they both entered into conflict with each other as to who would control China. So Chinese Nationalist Party, that is the Kuomintang, they established their government over Taiwan, and it was called the Republic of China government, and it was immediately recognized by US government and UK government. So basically the Western countries recognized Republic of China, that is the Taiwan, as the legitimate China, whereas this Kuomintang, or the Chinese Nationalist Party, they launched an attack over the mainland to establish control over China, which was actually being controlled by Chinese Communist Party led by Mao Zedong. But they failed to establish control over there, so they had to confine themselves over China. Themselves over Taiwan. So this territory was recognized by US and UK as the legitimate China, or the Republic of China. So that's why when UN was formed, this Taiwan, that is this Republic of China, was given the UNSC seat, and neither of the Western countries recognized this communist China as the real China. But this situation changed in 1971. What happened is that after this Chinese Communist Party controlled this mainland China, entered into a small conflict with Soviet Union, it was realized in the US that they should accommodate this Communist Party led China into their fold in order to have a partner that can challenge Soviet Union in the future. Okay, so this was also the thinking of Henry Kissinger and Richard Nixon, and that's why they immediately recognized in 1971, they immediately recognized this mainland China as the real China, and Taiwan was recognized as just a province or a part of China. Okay, so US President Richard Nixon even paid a visit to this People's Republic of China, and in that visit he announced that from now onwards, this Beijing-led Communist Party-led China mainland would be the real China, and this Taiwan would be a part of China, and that is what is we call One China policy of the United States, which US is following until now. So what was the status of Republic of China? So in 1971, the UNSC seat that this Republic of China was enjoying until 1971, it was transferred to the People's Republic of China because it was recognized as the original China. And Taiwan, the US cut off its diplomatic ties with Taiwan, officially of course, but unofficially it continued to maintain its diplomatic ties with Taiwan. So, but to placate the Republic of China or Taiwan, US passed this 1979 Taiwan Relations Act, under which it promised that US would defend Taiwan in case China attacks it. Okay, so it also had a provision that US is establishing relations with China on the pretext that China would resolve this question of Taiwan peacefully. So in case China attacks Taiwan militarily, that premise would collapse, and in that case America's relation with Beijing would also come into question. In that case, America would have to militarily intervene and protect
Taiwan. Okay, so that is what Biden was reaffirming through his statement. But of course, it was later backtracked, and we're not going to discuss why it was backtracked. Okay, so anyways, so this one China policy of the US is saying that yes, we recognize that this mainland China is the real China, and Taiwan is a part of China. But in case you try to grab it through military means, then we would not continue our relationship with Beijing, and we would have to anyway defend Taiwan. So there is strategic ambiguity. US is not clarifying whether it would militarily defend Taiwan by attacking China, or how it would be basically defending Taiwan. Would it supply military weapons to Taiwan like it is doing for Ukraine? Or would it be sending its troop to Taiwan to protect it from China? So there is strategic ambiguity. But Biden was trying to bring strategic clarity by saying that it would militarily defend Taiwan, but of course it was also later backtracked, like I'm telling you. So currently, strategic ambiguity is ruling the American establishment over the China-Taiwan question. Okay, so this is what is happening. This is the dispute, and this statement under the Taiwan Relations Act is the actual signal that America wants to give to the rest of the world that United States has established diplomatic relations with Beijing, but this relation is resting upon the expectation that future of Taiwan will be determined by peaceful means. So in case Beijing violates this expectation, in that case what US would do, that would be the that we would all have to see. Okay, so American Institute in Taiwan is serving as the de facto US embassy in Taiwan because because America has not recognized Taiwan as a separate or sovereign state. So there is unofficialness in the ties between America and Taiwan. Okay, so the next topic is World of Work report. So this topic is for your social issues as well as for your international relations topic. So recently ILO, that is the International Labour Organization, has released this World of Work report, and it is saying that multiple crises are hitting the work at the global level. So the number of hours worked globally have dropped in the first quarter of 2022, and it has led to a deficit of about 112 million full-time jobs. So there are several reasons which have been attributed to this loss of work. First, of course, is inflation. Then there is financial turbulence at the global level, debt distress, global supply chain disruption caused by the Russia-Ukraine war, and there are other issues also. Because of that, we can anticipate there will be a further deterioration in hours worked in 2022. So gender gap in hours which grew during the which saw some improvement during the pandemic, has this gender gap has deteriorated further, which means it has grown further, and we do not expect it to improve any time soon. Okay, so anyways, what is this International Labour Organization? It is headquartered in Geneva, that is in Switzerland. It is a specialized agency of the United Nations, and it was established in 1919 as part of the Treaty of Versailles. Okay, so of course this was part of ILO is part of the League of Nations, which is the predecessor of the United Nations, and it sets labor standards, develop policies, and devise programs to promote decent work for all women and men. Okay, so its parent organization is ECOSOC, that is the Economic and Social Council of the United Nations, and this ILO publishes two major reports, that is the World Employment and Social Outlook and the Global Wage Report. So India and the ILO, they have a special relationship. India has not ratified two conventions as of yet, because these conventions are providing certain rights to government employees. But India does not provide these rights, like right to strike or to criticize government policies. In case we ratify these conventions, we would have to grant these rights to our civil servants, which of course we do not want to give. Okay, that's why we have not ratified these two conventions. So the next topic is India Gas Exchange. So this topic is important for your economy section. So ONGC has become the first company, exploration and production company, to trade domestic gas on Indian Gas Exchange. So ONGC's Krishna Godavari basin, the gas that is
taken from this Krishna Godavari basin will be traded on this Indian gas exchange. So let us see what is ONGC. Of course, it is an Indian oil and gas explorer and producer. It works under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, who is the owner of this company. It was founded in 1956 and it is enjoying the Maharatna status since 2010. And what is this India Gas Exchange? So of course Ministry of Petroleum and Natural Gas launched this exchange, which is basically providing a nationwide online delivery based gas trading platform. Okay, so basically you can trade your gas. If you are a seller, then you can trade your gas there on this platform, and if you are a buyer, then you can purchase gas from there. Okay, so it's an online platform for delivery of natural gas. It's a wholly owned subsidiary of Indian Energy Market Platform. It is fully automated with web-based interface, and imported liquefied natural gas is regasified and then sold to buyers here directly. Okay, so it allows short contracts as well as long contracts also. This is the basically an online exchange where the buyers and sellers of these of gas can trade their products on this platform. Okay, so the next topic is BMPT. So this topic is important for your security section. So Russia has recently deployed its Terminator tank support system, that is the BMPT, in the Ukraine war. So this name is the Russian name, you do not need to remember it. It's a tank support fighting vehicle. So what was happening is that enemy infantry, that is of Ukraine, they were targeting Russian tanks using anti-tank weapons. So now BMPT has been deployed by Russia to protect their tanks, and it will have weaponry which will be able to fire in multiple directions, so that any target, like even infantry personnel who were carrying anti-tank weapons and destroying the tanks of Russia, they will be targeted using this BMPT system. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.